Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. And today my topic is the explanation of black body radiation, which we have discussed in the previous lecture. That explanation is given by Planck's quantum theory. मैंने पहले ही बोला था कि लाइट के जो बहुत सारे फिनोमेना है, few of the phenomena of the light we can explain on the basis of its if we take it as a wave. ठीक है, तो few of the phenomena of light जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इफेक्ट को तब हम एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम लाइट को एज अ पार्टिकल मान के चलते हैं. ठीक है, तो the black body radiation was not explained by taking into consideration as the wave nature of light. ठीक है, जिसके लिए थ्योरी हमें दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विच वाज गिवन बाय मैक्सवेल. ठीक है, तो आज जो है आज हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. सो टुडे इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ black body radiation. ठीक है, और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक बॉडी हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं विच इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट इमिटर. ठीक है, उस सब्सटेंस को हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं. तो या मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट करें एंड दैट सब्सटेंस इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, वो हर एक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट सब्सटेंस इज ऑल्सो अ परफेक्ट इमिटर एंड वो हर एक फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है, then that substance is called black body. And वहां से जो रेडिएशन इमिट होती है, the radiation emitted by the black body is called black body radiation. ठीक है, तो इसके लिए ब्लैक बॉडी क्या है, तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, when any substance is heated, जब हम इसको हीट करते हैं, ये सब्सटेंस क्या है, इट विल एब्जॉर्ब दैट हीट. ये इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब दैट हीट, एंड एब्जॉर्ब करने से इसके जो एटम्स होंगे दैट विल अंडरगो ऑसिलेशन, उनमें ऑसिलेशंस आ जाएंगी. तो एब्जॉर्ब करने के बाद एटम्स में ऑसिलेशन आ जाएंगी, एटम्स विल अंडरगो ऑसिलेशन. उनमें ऑसिलेशंस आ जाएंगे. ठीक है, तो ऑसिलेशन से क्या होगा, उसके बाद जो ये सब्सटेंस है इट विल इमिट फ्रीक्वेंसीज. पहले इसने इस सब्सटेंस को हमने हीट किया, इट विल एब्जॉर्ब दैट हीट, एंड हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसमें एटम्स है वो ऑसिलेशंस, उनमें ऑसिलेशंस आ जाएंगी. ऑसिलेशंस के बाद क्या होगा, इट विल इमिट रेडिएशन ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी. तो फिर क्या होगा, इट विल इमिट radiation of any frequency. ठीक है, अब अगर हमने इस सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली हीट करना चाहा, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसको फिर से हीट करें, तो क्या होगा, अब अगर हम इस सब्सटेंस को ओवर हीट करेंगे, मैं यहां पे कोई सब्सटेंस बना रहा हूं, इसको हमने फर्दर हीट किया, यहां से मैं हीट दे रहा हूं इसे. ठीक है, कंटिन्यूअसली हीट कर रहा हूं, तो क्या होगा, इसके जो एटम्स होंगे, जो मैं एटम्स बना रहा हूं, इसके जो एटम्स होंगे दे विल कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हीट. वो हीट को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब किया करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, दे विल कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हीट. अब क्या होगा, अब ये एटम जो है दे विल अंडरगो ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन बहुत ही ज्यादा होगी अभी इसमें, क्योंकि हमने हीट बहुत ज्यादा देर तक दी है
हम इसको हीट एनर्जी बड़ी देर तक सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये एटम्स क्या करेंगे, दे विल एमिट रेडिएशन, दे विल एमिट रेडिएशन ऑफ हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बिकॉज हमने हीट जो है बहुत देर तक सप्लाई की है, ठीक है। अब इसने बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब की, हीट एनर्जी। अब ये जब इसको एमिट करेगा तो जो ये रेडिएशन एमिट करेगा उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर हमने फिर से हीट सप्लाई कर दी तो और भी ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा रेडिएशन को, और भी ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। और फिर जब ये रेडिएशन इमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, जैसे आपने आयरन बार को देखा होगा, जब हम आयरन बार को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, इट फर्स्ट टर्न्स रेड एंड देन इट बिकम्स येलो, ठीक है। क्योंकि रेड जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इट हैज लो फ्रीक्वेंसी। और जब हम इसको फिर से कंटिन्यूअसली हीट करते हैं, पहले आपने देखा होगा जो आयरन बार होता है, जब हम उसको हीट करते हैं इट टर्न्स रेड। इसके बाद जो ये फ्रीक्वेंसी, जो ये रेडिएशन एमिट करता है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट फॉल्स इन द रेड रीजन, ठीक है। और रेड रीजन जो है ये तभी बनता है, रेड कलर तब बनता है आयरन बार का, व्हेन रेडिएशन इज एमिटेड बाय दिस वेरी सब्सटेंस, हियर इट इज द आयरन बार, इज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। और जैसे जैसे हम हीट को कंटिन्यू करेंगे, द एटम्स ऑफ द आयरन विल कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब द हीट एंड they will undergo oscillation and then they will emit radiations of higher frequency because they have absorbed more of the heat energy. That's why it turns, ठीक है, that's why it turns yellow, and yellow has higher frequency than red. It has higher frequency than red, ठीक है। And this is the explanation of ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, इसके मैंने हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अब मैं इसको इलाबरेट करने जा रहा हूं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि अगर हम मेटल सरफेसेस पे, वो मेटल सरफेसेस या वो मेटल जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, जैसे सीजियम है, पोटेशियम है, रिबिडियम है, जब इन मेटल सरफेसेस पे हम रेडिएशन को स्ट्राई करते हैं, ठीक है, बट दैट रेडिएशन शुड हैव सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर हम रेडिएशन को स्ट्राई करेंगे देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है। एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को जो हमें वहां से निकलते हैं, दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पे बनाता हूं, क्या हमने देखा है कि मेटल सरफेसेस, ये मेटल है, मेटल सरफेस दैट ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड रिबिडियम, ये वाले मेटल्स क्यों लेते हैं हम, बिकॉज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। Ionization energy is the energy which is required to remove the most loosely bound electron from the atom, ठीक है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, दैट इज वाई वी चूज दीज मेटल्स। तो देखा गया है जब हम इन पे रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अभी मैं यहां पे V0 से डिनोट करूंगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है क्या। तो जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इस पे स्ट्राइक करते हैं
ठीक है, तो हियर इज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये रेडिएशन जो है पड़ जाएगी एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड. This electron is removed from the metal surface, and this removed electron here is called photoelectron. This ejected electron is called the photoelectron, and this is the metal, and this is the incidental radiation. This is incidental radiation. ठीक है, एंड दिस होल फिनोमिना, इंसिडेंट रेडिएशन का डालना, फिर इलेक्ट्रॉन का वहां से इजेक्ट हो जाना, दैट दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या. व्हेन a radiation of certain minimum frequency, that minimum frequency is indicated by V naught, is striken on metal surfaces. ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है, एंड दिस फिनोमिना is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect, and जो electrons eject हुए they are called photoelectrons, and the ejected electrons are called photoelectrons. ठीक है, अब ये ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको हम कैसे देखते हैं. इसके लिए जो हम apparatus यूज करते हैं दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए ग्लास ट्यूब. इस ग्लास ट्यूब में हम एक साइड मेटल सरफेस ले लेते हैं. That metal surface is connected to the negative terminal of the battery, ठीक है, एंड दूसरे साइड पे डिटेक्टर ले लेते हैं. That detector is connected to the positive terminal of the battery. So this means that metal surface जो है, मेटल जो है, इस मेटल सरफेस पे हम सीजियम की कोटिंग चढ़ा देते हैं. Because cesium has a low ionization energy and we can remove electrons from it very easily. It means that this metal surface here acts as cathode. This acts as cathode, and detector here acts as anode. ठीक है, एंड इसी सर्किट में यहां पे गैल्वेनोमीटर होता है. Galvanometer is used to इसको हम इस्तेमाल करते हैं in order to find, हमें पता चलता है इससे presence of current. ठीक है, अगर हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है, this is indicated by the presence of galvanometer, in which then if the needle is deflected, अगर नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन आ जाती है, दैट इंडिकेट्स द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इस मेटल सरफेस पे हम रेडिएशन उसको डाल देते हैं ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दैट सर्टेन फ्रीक्वेंसी
मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम V0 से इंडिकेट करते हैं। जब इस पे हम रेडिएशन ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं and they start moving towards anode because anode is positively charged and electrons are negatively charged. They are attracted by the anode and यहां से current flow हो जाता है and this is the flow of electrons and here this is shown by the deflection in needle of galvanometer. जो galvanometer है उसमें deflection आ जाती है, so हमें पता चलता है कि current is flowing through the circuit. और अगर हमें पता चला करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बाय द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फाइंड देयर काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन यहां से मिल जाती है। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि रेट ऑफ इमिशन जो होता है, रेट ऑफ इमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का निकालना, वो किस रेट से निकल जाएंगे, वो किस मतलब कितनी क्वांटिटी उनकी निकल जाएगी, ठीक है। तो रेट ऑफ इमिशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इजेक्शन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन होगी उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमें गैल्वेनोमीटर में करंट देखने को मिलेगा। तो इंटेंसिटी क्या होती है? दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइक करेंगे उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। एंड इन केस ऑफ अगर हम कोई भी रेडिएशन ले तो कितने नंबर ऑफ क्वांटास will strike a unit area in unit time, that is called the intensity of the radiation, ठीक है। तो और हर एक जो क्वांटम है रेडिएशन का वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। एक क्वांटम ऑफ द रेडिएशन विल इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब अगर कोई रेडिएशन हम ऐसी डालते हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटास हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे एंड हमें बहुत ज्यादा करंट देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस में, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, मेटल सरफेस है, हम कोई ऐसी रेडिएशन डाल देते हैं जिसमें एक फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ एनकाउंटर करेगा, दूसरा फोटॉन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, एंड ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है। तो हम बोलेंगे दिस रेडिएशन हैज हाई इंटेंसिटी, ठीक है। या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं फोटॉन्स, लेकिन इससे कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहां पे मेटल सरफेस में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने कोई एक ऐसी रेडिएशन चूज की जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, इट मीन्स दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इजेक्टेड। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, कोई नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वो रेडिएशन डाल दी जिसमें बहुत कम इंटेंसिटी है, खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि दैट रेडिएशन यूज्ड हैज लो इंटेंसिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी है क्या? इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अराइविंग एट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और जितना ज्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में अराइव होगा हम बोलेंगे दैट रेडिएशन इज ऑफ हाई इंटेंसिटी। एंड अगर कम एनर्जी किसी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में अराइव हो जाती है दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन ऑफ लो इंटेंसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स
इजेक्ट हो जाएंगे। अब दूसरी बात, ये मैंने समझाने के लिए आपको बोला था कि अगर 5 फोटॉन्स है एट द, जो मैंने अभी बताया वो मैंने खाली आपको समझाने के लिए बोला था। सेकंड इज कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इट टेक्स प्लेस आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ लाइट। जैसे ही हमने इंसिडेंट रेडिएशन मेटल सरफेस पे डाल दी, ठीक है, और उसी के साथ ही यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट हो जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे जो टाइम लैग आता है, टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन and ejection of electron, incidence of radiation and ejection of electron is less than 10 raised to power minus 8 seconds, is less than 10 raised to power minus 8 seconds, that is negligible। जैसे ही हम मेटल सरफेस पे रेडिएशन डाल देते हैं, that radiation should have certain minimum frequency, और उसके बाद -8 सेकंड्स का टाइम गैप आ जाता है, देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, ठीक है। एंड दिस टाइम गैप, दिस टाइम लैग जिसे हम बोलते हैं, दैट इज नेग्लिजिबल। 10 raised to power -8 इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट इसका कि जो एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन की, द एनर्जी और द वेलोसिटी विद विच इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी और वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बिकॉज अगर आपको पता होगा, इससे पहले मैंने बोला था कि प्लैंक्स जो क्वांटम थ्योरी है उसमें बोला था एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। या हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है देन उसमें जो क्वांटास है दैट हैव वेरी मच हाई एनर्जी, ठीक है। और वी कैन राइट हियर E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। E इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये एक पॉइंट था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी, ठीक है। इसके बाद आप फोर्थ पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम, जिसको मैं अभी तक इंडिकेट करता था V0 से, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है कि जिसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने बोला था कि जो रेडिएशन है दैट मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर हमने रेडिएशन कोई डाल दी जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी V0 और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, हम ऐसे लिखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन below which no photoelectric effect is observed, below which no photoelectric effect is observed। हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और वी कैन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी को, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने नाम दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।